नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छायावाद टॉपिक जो हमारा चल रहा है, और मैंने आप सभी को निराला और जयशंकर प्रसाद के सभी मुख्य बिंदु मैक्सिमम सब बता दिए हैं। तो आज हम सुमित्रानंद पंत पर बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उनके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक ज़रूर दीजिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, तो सुमित्रानंद, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ। जो लाइव क्लास आपकी जो नहीं हुई थी, अभी मंगलवार को जो होनी थी लाइव क्लास, वो नहीं हो पाई थी। तो अब वो लाइव क्लास जो है कल यानी शुक्रवार को रात 8 बजे होगी। आप सभी तैयार रहें। और आपकी लाइव क्लास आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों के मिक्स क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, जैसा कि चल रहा था लाइव में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है सुमित्रानंद पंत जी पर, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत को वास्तव में संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ये माना जाता है कि जो सुमित्रानंद पंत थे, उनकी रचनाएं कैसी होती थी, उनकी रचनाओं में संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा थी, और इंद्रिय बोध होता था, यानी इंद्रियों को सक्रिय करने वाली रचनाएं होती थी, इंद्रियों पर प्रभाव डालने वाली रचनाएं होती थी, इंद्रियां बोध करने लगती थी। ठीक है, तो इसीलिए उनको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है, किसको? सुमित्रानंद पंत को। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, किसके दर्शन से प्रभावित काव्य लिखा। सुमित्रानंद पंत जी ने, देखिए, कोई भी कवि अगर कोई काव्य लिखता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के दर्शन से ज़रूर प्रभावित होता है, किसी न किसी की फिलॉसफी से ज़रूर प्रभावित होता है। तो जो सुमित्रानंद पंत थे, उन्होंने वास्तव में अरविंद के दर्शन से प्रभावित काव्य लिखा था। ठीक है, उनका जो काव्य था वो कहीं ना कहीं अरविंद जी के दर्शन से प्रभावित था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आती है पहली कविता। ठीक है, तो पहली कविता जो थी सुमित्रानंद पंत की, वो थी गिरजे का घंटा। तो पहली रचना थी गिरजे का घंटा। ठीक है, गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की पहली कविता थी। और गिरजे का घंटा जो थी, ये 1916 में लिखी गई थी। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। 1916 में पहली रचना गिरजे का घंटा, पहली कविता थी सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, कवियों में सौम्य पंत रचना किस पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए, कवियों में सौम्य पंत, ठीक है, ये एक रचना का नाम है। ठीक है, एक लेख लिखा गया था, कवियों में सौम्य पंत। तो ये आपको पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि कवियों में सौम्य पंत पर ही आधारित होगी, सुमित्रानंद पंत पर लिखी गई रचना थी। लेकिन ये लिखी किसने थी, तो ये भी समझ लीजिए। पहली चीज़ तो आपको ये पता ही है कि ये पंत पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसके लेखक कौन थे? ये थे बच्चन। ठीक है, तो बच्चन जी की लिखी हुई जो ये कविता थी, क्या? कवियों में सौम्य पंत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कवियों में सौम्य पंत जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। परिवर्तन कविता किस ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। जो परिवर्तन एक कविता लिखी गई थी सुमित्रानंद पंत के द्वारा, बहुत ही अच्छी कविता है, मैंने भी पढ़ी हुई है। तो परिवर्तन जो कविता है वो वास्तव में किस ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी, तो सुमित्रानंद पंत जी का जो ग्रंथ था वो था पल्लव। ठीक है, तो पल्लव में ये जो परिवर्तन कविता थी ये प्रकाशित हुई थी। आपको नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे याद कर लीजिए, पास से परिवर्तन और पास से पल्लव। ठीक है, तो पल्लव में ही परिवर्तन प्रकाशित हुई थी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि किसने लिखा। ठीक है, ये आपने कई बार ही पंक्ति सुनी होगी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा उपजा होगा गान। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि जो वियोगी होता है वही कवि भी होता है। ठीक है, कि वियोग से ही कविता उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति के मन में वियोग होता है और वो ही कविता लिख सकता है। ठीक है, जब आहा मन में होती है, जब कहीं ना कहीं एक दर्द होता है, तभी कविता बाहर निकलती है। तो ये जो पंक्ति थी, ये बात किसने कही थी? ये पंत ने लिखी थी, सुमित्रानंद पंत ने। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने किस छायावादी कवि को अधिक महत्व दिया। देखिए, आचार्य शुक्ल ने बहुत आलोचनाएं भी की हैं कवियों की और बहुत तारीफ भी की है, लेकिन जो पंत जी थे यानी सुमित्रानंद पंत जी, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी आलोचना की, जो उनकी किताबें हैं, जितनी भी आलोचनाएं लिखी गई हैं, उन सब में भी देखा जाए और वैसे भी अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा किसकी की है? वो की है
सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी एक ऐसे कवि थे, मतलब छायावादी कवियों की बात करें तो सबसे अधिक महत्व आचार्य शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत जी को ही दिया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर है नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है। ठीक है, नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअली मुझे निराला में डालना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं करा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ आपको ऐड करा दिया है। तो नए कवियों का गोरखनाथ वास्तव में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं। ठीक है, निराला को हम नए कवियों का गोरखनाथ कह सकते हैं। ये उनको नए कवियों का गोरखनाथ किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। उसके बाद बात आती है, देखिए एक जो क्वेश्चन है निराला का है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ऐड करवा दिया, निराला में इसको लिख लीजिए। जो मैंने निराला के नोट्स आपने बनाए होंगे, जो मैंने करवाया था, उसी में आप इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आते हैं पुरस्कार। ठीक है, देखिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम सब पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुरस्कारों की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है, ये पंत जी को मिला था। सोवियत लैंड पुरस्कार जो है ये लोकायतन को पर मिला था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना थी लोकायतन, उस पर जो है सोवियत लैंड पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, और लेनिन पुरस्कार। ठीक है, लेनिन पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है, ये दोनों ही आप लिख लीजिए, ये दोनों पुरस्कार लोकायतन पर ही मिले थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये चिदम्बरा पर मिला था। किसको, देखिए मैंने एक वीडियो बहुत, मतलब मेरा पुराना वीडियो है, बहुत दिन पहले मैंने अपलोड किया था, वो भी मैं छायावाद की जो प्लेलिस्ट है उसी में ऐड कर दूंगी। तो उसमें मैंने आपको जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है, उनको मैंने क्रम से लर्न करवाया था आपको कि किसको कौन सा मिला था। तो उन्हीं में शामिल है चिदम्बरा के लिए मिला पंत को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार मिला था, ये मिला था चिदम्बरा। ठीक है, ये पुरस्कार मिला था 1968 में मिला था। ठीक है, 68 में मिला था, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1961 में मिला था। यानी ये 1961 साहित्य अकादमी उनको पहले मिला था 61 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में उनको मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि 68 में उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार हो गया। इसके अलावा पद्म भूषण जो था, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों एक ही ईयर में मिले थे, 1961 में। ठीक है, 1961 में सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसके अलावा पद्म भूषण, ये दोनों ही उनको एक साथ से, मतलब एक ही साल एक ही वर्ष में दिए गए थे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है तुम बहन कर सको जन्मे मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। उन्होंने ये मतलब आम जनता के लिए, जन जन के लिए अपनी कविता की ये पंक्तियां लिखी थी। तुम बहन कर सको जन्मे मेरे विचार, एक सच्चे कवि के रूप में, कि तुम मेरे विचारों को बहन कर सको, तुम मेरे विचारों का बहन करने का मतलब ये हुआ कि तुम मेरे विचारों को समझ सको। ठीक है, मेरी बाणी को समझ सको, है ना, बाणी मेरी, तो मेरी बाणी को समझ सको, मेरे विचारों को समझ सको। क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। ठीक है, क्या है, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो उन्होंने कवि के रूप में सबसे पूछा है, ये जन जन से पूछा है कि तुम्हें अलंकार चाहिए, मतलब मैं उसकी सुंदरता को बढ़ाऊं, या मैं सही बात कहूं जो जन जन तक पहुंचे, जो मेरी बाणी है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में उतर सके, वो आप उसको आज समझ सकें। ठीक है, तो ये जो पंक्ति थी, बहन कर सको जन्मे मेरे विचार, तो ये जो पंक्ति थी ये सुमित्रानंदन पंत की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा गया। ठीक है, प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो प्रकृति की चित्रशाला जो है वो सुमित्रानंद का जो ग्रंथ था जिसका नाम था पल्लव। ठीक है,
पल्लव बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ है, बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, कविताएं इसमें। तो पल्लव को वास्तव में प्रकृति की चित्रशाला कहा गया था, क्योंकि पल्लव में प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था और पूरा चित्र जो है वो खींच दिया गया था, पूरा प्रकृति दर्शन उन्होंने करवाया था। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो पल्लव इनकी रचना है वो प्रकृति की चित्रशाला है। ठीक है, तो प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा गया? पल्लव। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, पा से प्रकृति और पा से पल्लव। ठीक है, जैसे कि आपने याद किया था, पा से पल्लव और पा से परिवर्तन। उसके बाद पद्म भूषण मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? ठीक है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? देखिए, छायावाद का विष्णु पंत को ही कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को। लेकिन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है विष्णु क्या है, मतलब ब्रह्मा ने जो है सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उसका पालन किसने किया? विष्णु ने। बिल्कुल उसी प्रकार से जो छायावाद था, ठीक है, छायावाद नाम किसने दिया, छायावाद की शुरुआत कैसे हुई, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, छायावाद से संबंधित सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। लेकिन छायावाद का पालन करता कौन था, मतलब छायावाद को संभाल कर किसने रखा, उसका पोषण किसने किया छायावाद का? तो वो माने जाते हैं सुमित्रानंद पंत। पंत की रचनाओं में छायावाद का पोषण नजर आता है, पालन नजर आता है, इसीलिए उनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, तो वो कौन होंगे? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत बहुत ही मतलब एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं छायावाद के, और इनका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके टीजीटी पीजीटी नेट के अनुसार जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। तो नेक्स्ट एक वीडियो मुझे और चाहिए सुमित्रानंद पंत का कुछ रचनाओं के बारे में आपको बताना है। अभी कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स रह गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो अभी नहीं पता है, इनकी अंतिम रचना के बारे में और भी चीज़ें हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। सुमित्रानंद पंत के अभी मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये आप लर्न कीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करवाती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो शेयर है, आपका जो लाइक आप करते हैं, जो सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, जो भी संख्या बढ़ती है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए। तो मैं, हालांकि मेरे पास बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार मुझे किसी और काम को प्रायोरिटी देनी पड़ जाती है और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गैप करना पड़ जाता है, लेकिन ये बात सच है कि मैं पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप इसीलिए लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और देखते रहिए नए नए वीडियोस, ट्रिक्स के साथ रचनाएं और मुख्य बिंदु, ये आपके बहुत काम आएंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी या नेट। ठीक है, तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए और पाते रहिए एक अच्छी जानकारियाँ और करिए अपना सपना पूरा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।